आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत के ताउन से बांग्लादेश में बनाए गए 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, पड़ोसी मुल्क के लिए भी सबका साथ सबका विकास भारत की पॉलिसी। मराठा रिजर्वेशन मामले पर वजीर आला एकनाथ शिंदे की कुल जमाती मीटिंग। कहा, रिजर्वेशन के मसले पर तमाम जमातें मुत्तफिक। लोगों से की अमन और अमान बरकरार रखने की अपील। दारुल हुकूमत दिल्ली में खतरनाक सतह पर पहुंचा आलूदगी का मेयार। कई मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 हुआ दर्ज। ग्रेड 2 के तहत दिल्ली आने वाली BS4 बसों का दाखिला ममनू। गुज़िश्ता साल के मुकाबले अक्टूबर के महीने में GST की वसूली में 11% का हुआ इजाफा। गुज़िश्ता माह कुल कलेक्शन बढ़कर हुआ 1,72,000 करोड़ रुपए। और खेलों में ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला। सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए न्यूजीलैंड की जीत जरूरी। पुणे में खेला जा रहा है ये मैच। और अहम सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारत के एशियन पैरा गेम्स टीम से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल वजीर आजम ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। ख्याल रहा कि भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में कुल 111 तमगे जीते हैं, जिनमें 29 तलाई तमगे शामिल हैं। एशियन पैरा गेम्स 2022 में जीतने वाले तमगों की कुल तादाद दरअसल पिछली बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में से 54% ज्यादा है और जीतने वाले 29 गोल्ड मेडल्स की तादाद साल 2018 में जीतने वाले तलाई तमगों की तादाद से तकरीबन दुगनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने मुश्तरका तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय इमदाद से तैयार करदा 3 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। 3 मंसूबों में अखौरा अगरतला सरहद पार रेल लिंक, खलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2 शामिल हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट को भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश को दिए गए 392.52 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड के तहत तामीर किया गया है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी डुअल गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल राब्ते की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरस में हमने मिलकर जो काम किया है वो इससे कबल दहाइयों में कभी नहीं हुआ था। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कनेक्टिविटी पहल कोरोना वबा के दौरान एक लाइफ लाइन साबित हुई है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफ लाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4,000 टन से ज्यादा
लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे बाहिमी ताउन ने बांग्लादेश की तवानाई की सलामती को मजबूत किया है। वजीर आजम ने कहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा तरक्याती शराकतदार होने पर हमें फख्र महसूस होता है। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के मौके पर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के बंधन को मजबूत करने के भारत के अज़्म के लिए शुक्रिया अदा किया। I'm extremely happy to join Prime Minister Sri Narendra Modi today to inaugurate 3 projects: Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Moitri Super Thermal Power Plant Project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries. और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मराठा रिजर्वेशन के मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग की। वजीर आला ने रिजर्वेशन की तहरीक के रोए रवा मनोज आरंगे पाटिल से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत की कोशिशों पर भरोसा रखें। उन्होंने बताया कि मराठा रिजर्वेशन पर सभी मुत्तफिक हैं। मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे। त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। इसके अलावा उन्होंने रिजर्वेशन के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज न करने की अपील भी की। वजीर आला ने तमाम लोगों से अमन बरकरार रखने और रियासती हुकूमत के साथ ताउन करने की दरख्वास्त की। राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनीच तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं जे शांततेने आणि शिस्तप्रिय असणारं आंदोलन याला देखील गालबोट लागलं। गुज़िश्ता दिनों मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा काफ़ी जोर पकड़ चुका है। मराठा लीडर मनोज आरंगे पाटिल इस मामले को लेकर गुज़िश्ता 8 दिन से एहतजाज पर हैं। उनकी हिमायत के लिए बाजार को बंद कर दिया गया है। मराठा बरादरी तवील अरसे से रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही है। 1980 की दहाई में पहली मरतबा महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के मुतालबे ने तहरीक की शक्ल इख्तियार की। उसके बाद 2016 से 2018 के दरमियान तहरीकों के कई दौर हुए। महाराष्ट्र हुकूमत ने साल 2018 में एक कानून भी बनाया और मराठा बिरादरी को 16% रिजर्वेशन दिया, लेकिन जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने इसे कम करके सरकारी मुलाजमतों में 13% और तालीमी इदारों में 12% रिजर्वेशन कर दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मई 2021 में ये अदालत के 5 जजों की
दाहिनी बेंच ने रिजर्वेशन पर रोक लगा दी। मंगल को रियासती काबीना ने कमीशन की रिपोर्ट को अपना लिया था, लेकिन मुजाहिरीन रियासती हुकूमत को फौरन असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाकर मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का ऐलान करने का मुतालबा कर रहे हैं। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ, पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को लोकसभा की अखलाकियात कमेटी के सामने पेश होंगी। इससे कबल टीएमसी के रुकन असेंबली ने खुद इस मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अखलाकियात कमेटी के पास मुबैना जुर्म के इल्जामात की तहकीकात का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो कमेटी के सामने पेश होंगी तो उसका जवाब देंगी। मोइत्रा ने एक पोस्ट में कहा कि अखलाकियात कमेटी मुबैना इल्जामात की तहकीकात के लिए मुनासिब फोरम नहीं है। कमेटी को लिखे गए अपने खत में मोइत्रा ने शिकायत कंदगा और खल्फनामा देने वाले दर्शन हीरानंदानी को भी कमेटी के सामने पेश करने का मुतालबा किया है। दरअसल मोइत्रा केस की शिकायत करंदा निशिकांत दुबे ने ग्वालियर में सहाफियों को बताया कि उसने 2 नवंबर को महुआ की पेशी तय की है, इसलिए फिलहाल तबसरा करना मुनासिब नहीं है। पार्लियामेंट के एक नियम कानून है, मैंने अपना कंप्लेन कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया है। कमेटी ऑफ एथिक्स में मेरा डिपोजिशन हो चुका है। इसका भी मामला निपटेगा कि मेरा जो आरोप है कि महुआ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। इस पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सांसद बर्खास्त हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात। ये उससे ज्यादा सीरियस विषय है। भ्रष्टाचार तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ विषय राष्ट्रीय सुरक्षा है। वहीं बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा की बदनवानी के खिलाफ तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से मदद मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, महुआ जी की खबर जो मीडिया में चल रही है उसके मुताबिक दुबई में हीरानंदानी के मेल आईडी और एमपी पोर्टल से लोकसभा में 47 बार सवालात पूछे गए। अगर ये खबर सच है तो मुल्क के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को महुआ जी की बदनवानी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हीरानंदानी ने लोकसभा में हीरानंदानी के लिए सवालात पूछे, क्या हम सरमायादारों के मफादात के लिए मेंबरान पार्लियामेंट हैं? और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ, मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर काफी जोश व खरोश बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में कानून साज असेंबली इंतखाबात के दरमियान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि पहले मध्य प्रदेश को बीमार और पसमानदा रियासत कहा जाता था, लेकिन आज ये तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों के हवाले ना करें जो रियासत की तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। एक जमाने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन हम आज समृद्ध और विकसित राज्यों की पांत में, अगली पांत में हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश को अभी और आगे ले जाना है। मेरा ये निवेदन भी है कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपें जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरों और गड्ढों का प्रदेश बना दिया था, भ्रष्टाचार और घोटालों का प्रदेश बना दिया था। उनसे मध्य प्रदेश को बचाना है। राजस्थान में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। मेंबर पार्लियामेंट दिया कुमारी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दिया का काफिला एक बड़े जुलूस की शक्ल में जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जयपुर विद्याधर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार दिया कुमारी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। नामजदगी के बाद दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गहलोत हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। दिया कुमारी ने कहा कि रियासत में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है उससे आम लोग पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और अब वो डबल इंजन वाली हुकूमत बनाने के लिए 25 नवंबर का इंतजार कर रही हैं। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो हक से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लीडरों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे
गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई। और इसी बीच 5 रियासतों की कानून साज असेंबली में इंतखाबी जंग तेज होती जा रही है। कहीं पर्चा नामजदगी का अमल जारी है तो कहीं रैलियों के जरिए इंतखाबी मुहिम जारी नजर आ रही है। आवाम को अपने हक में करने के लिए पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसे जैसे 5 रियासतों में कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले की 70 सीटों पर नामजदगी पीर को खत्म होने के बाद अब इसकी जांच हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी पार्टी के 2 बड़े लीडरों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दरमियान बढ़ती हुई दूरी से परेशान है। कहा जा रहा है कि दोनों लीडरों को इख्तलाफात दूर करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अब वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर तनकीद की है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? ताहम मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने दिल्ली में होने वाली मीटिंग में ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग है। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। इस दरमियान कमलनाथ के मध्य प्रदेश को चौपट रियासत कहने के बाद सियासत गर्म हो गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये रियासत के अवाम की तौहीन है और अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने टोंक असेंबली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम का इलेक्शन है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के जरिए 7 गारंटियां देने के बाद अब लोगों से उनके मोबाइल नंबरों पर मिस कॉल करवाकर फवाइद हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, जिसके बारे में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस एक बार फिर अवाम से किसानों के कर्ज की माफी समेत कई दिलकश वादे कर रही है। साबिक वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल को अब एहसास हो गया है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, इसीलिए वो ऐसे ऐलानात कर रहे हैं। भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है। अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं। कांग्रेस इसी तरह की गारंटियां मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में भी दे रही है। बीजेपी का कहना है कि दूसरी पार्टियां सरकारी खजाने की परवाह किए बगैर इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे वादे कर रही हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं। बीजेपी ऐसे वादे नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन कई बार सियासी जमातों को ऐसे लुभावने वादे न करने के लिए आगाह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली में हवा के म्यार का इंडेक्स आज सुबह 336 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत खराब ज़ुमरे में आता है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही रहने का इम्कान है। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों को कई मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। जो बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। और अगली दिल्ली के मज़ाफ़ात में धुंध से लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन का स्तर तो बहुत हो गया है, मतलब नवंबर के हिसाब से मतलब अच्छा खासा हो गया। इतना एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतना हो जाएगा। महसूस हो रहा छाती में जैसे कैसे ही वो दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, खांसी सी आ रही है। यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत
तो सभी को महसूस हो ही रही है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। आँख में जलन है, जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है, मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा है, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में। और त्यौहार के मौसम की वजह से अक्टूबर के महीने में जीएसटी की शानदार वसूली देखी गई है। अक्टूबर में 2023 में कुल जीएसटी की वसूली 1.72 लाख करोड़ रुपए रही है। यकम जुलाई 2017 को जीएसटी के निफाज के बाद अक्टूबर 2023 में जीएसटी की वसूली दूसरी बुलंद तरीन सतह है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले जीएसटी की वसूली में 13% का इजाफा भी देखने को मिला है। वज़ारत ख़ज़ाना ने अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी जमा करने का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर में 1,72,003 करोड़ रुपए जीएसटी की वसूली हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल 2023-24 में जीएसटी की औसत वसूली 1.66 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि 11% ज़्यादा है। इसके साथ ही गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले इस अक्टूबर में जीएसटी की वसूली 13% बढ़ी है। घरेलू लेन देन से आमदनी में 13% इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर है। सदर जमहूरिया ने आज लेह में शहरी एजाजी तकरीब में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने कहा कि लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म के मैदान में तरक्की के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। सेवा रिगपा यानी आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के किसानों और पंचायतों के नुमाइंदों से पार्लियामेंट के अहाते में मुलाकात की। राजस्थान के जयपुर जिले के चोरू गांव से आए किसान और पंचायत नुमाइंदे नायब सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए बहुत पुरजोश थे। नायब सदर जमहूरिया ने पिछले साल चोरू गांव का दौरा किया था, जहां संत धन्ना भगत का मंदिर वाक़ है। आज चोरू गांव आहिस्ता आहिस्ता सियाहत का मरकज बन रहा है। वहाँ पे ये आए, दर्शन करे उपराष्ट्रपति जी, और खुश हुए हमारे गांव से व्यवस्था से, तो हमें मिलने के लिए इन्होंने निमंत्रण भेजा था, तो इसलिए हम यहाँ पे पधारे। मिल के बहुत बढ़िया लगे। और मैं फागी फरदान हूँ और धन्ना भगत जी का ज्ञान राष्ट्रपति जी, तो बहुत खुशी है मन। हमारे गांव ग्राम चोरू के अंदर माननीय उपराष्ट्रपति जी पहुंचे थे, तो उन्होंने धन्ना भगत जी के दर्शन किए। उसके बाद में उन्होंने हमें यहाँ पे निमंत्रण किया, तो हम लोग यहाँ पे पधारे। उन लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया। हमें यहाँ पर उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। नाजरीन, आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा ख़वातीन अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए बगैर पानी के उपवास रखती हैं। यह त्यौहार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान समेत कई रियासतों में मनाया जाता है। करवा चौथ के त्यौहार के पेश नज़र बाजार मेकअप और मेहंदी के सामान से सजे हुए हैं। मारूफ मुफक्किर और सियासी रहनुमा इलियास आज़मी मरहूम की याद में मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी है। मुंबई और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में इस सिलसिले की 2 कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की गईं, जिनमें सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने इलियास आज़मी मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को याद किया। रेड क्रेसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम लखनऊ के सहकारिता भवन में हुई कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरान और समाज के मुअज़्ज़िज़ अफराद जमा हुए। मुक़र्रिरीन ने इलियास आज़मी मरहूम को एक आम रुकन पार्लियामेंट के बजाय कौमी रहनुमा करार दिया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि 2 बार पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर इलियास आज़मी मरहूम ने हमारी जमहूरी सियासत को अफज़ुदा करने में नुमाया किरदार अदा किया है। भाईचारे और महरूम तबक़ात के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए उनकी जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश रही है। लखीमपुर खेरी में हुई कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रिरीन ने कहा कि अपने हक़ की मजबूत आवाज़ बनने से लेकर कमज़ोर तबक़ात की नुमाइंदगी तक हर मौके पर इलियास आज़मी मरहूम की कारकर्दगी बेमिसाल रही है। मुक़र्रिरीन ने मज़ीद कहा कि इलियास आज़मी मरहूम अपनी आखिरी सांस तक मुल्क के लिए सोचते रहे। वो इन अक़दार के अलंबरदार थे जिनका ख्वाब मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था।
रेड क्रेसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के रूए रवा और इलियास आजमी मरहूम के बड़े बेटे अरशद सिद्दीकी ने कॉन्फ्रेंस के शुरा का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इलियास आजमी इस साल 5 जून को दिल्ली में 90 बरस की उम्र में चल बसे थे। उनके इंतकाल के बाद मुख्तलिफ समाजी हलकों की तरफ से उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। पुणे में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। ताज़ा तरीन खबरों तक जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 557 रन बना लिए हैं। माफ कीजिएगा, 357 रन बना लिए आखिरी इतलात मिलने तक। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।